करने की नहीं है। लिहाजा इस इजलास की सदारत जो है अतर खान चांद कर रहे हैं और इस तमाम सूरत हाल में को मद्देनज़र रखते हुए ये इजलास मुनक़िद किया गया है। और मैं अब इस तमाम सूरत हाल को मज़ीद तफसील से बयान करने के लिए दावत ख़िताब दे रहा हूँ जनाब अब्दुल क़य्यूम भट्टी साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अब्दुल क़य्यूम भट्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मज़दूर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का इजलास बुलाने का मकसद एजाज भाई ने आपको बता ही दिया है कि क्योंकि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन वजूद में आ चुकी है और वासा के तमाम तर मुलाजमीन उसका हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उस पर मुकम्मल अमल दरामद कराने के लिए कोई भी यूनियन मैदान अमल में नहीं है। इसलिए कि उसके ना तो वर्कर्स नोटिफाई हो चुके हैं अभी तक, ना ये फैसला किया गया है कि ये कौन सा पंप, कौन सा साइट, कौन सा दफ्तर वासा का होगा और कौन सा एचजीए का होगा। मतलब कुछ भी काम नहीं हो रहा। काम जो हो रहा है सिर्फ एमडी साहब के दौरे हो रहे हैं और अफरा तफरी का आलम है। तो मुख्तलिफ साइडों के साथी बार बार ये बात कह रहे थे कि जी कुछ करें कुछ करें। एक तो हम अपने मुलाजमीन के रवैये से खुद भी मायूस हो चुके थे, इसलिए भी हम साइड पकड़ गए और हम अपना घर पर आराम कर रहे थे। लेकिन जब ये हालात देखते हुए फैसला लिया तो जो कह रहे थे कि कुछ नहीं करें कुछ करें, उनको भी तकलीफ होना शुरू हो गई। जो कह रहे थे कि कुछ करें, बोला ये क्यों कर रहे हैं, वो भी अजीबोगरीब बातें करने लगे। इसलिए मजबूरी बनी और हमको मैदान अमल में आना पड़ा ताकि शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर है और इस तरह से मुलाजमीन के मसाइल हल हो जाएं। 2015 में मुलाजमीन ने हमें जब बरसर इक़्तिदार लेकर आए तो 2005 से लेकर 2015 तक यानी 10 साल के अरसे तक जो रिटायर्ड और बेवाएँ थीं उनकी ग्रेजुएटी पेंशन मतलब मिलने में मुश्किलात थी, बुरे हालात थे और लोग परेशान थे। तो आप सब साथियों ने जब साथ दिया और हमने लाएमल बनाकर उसमें जद्दोजहद का आगाज़ किया तो दिसंबर में ये यूनियन जीत कर आई थी 15 को और फिर रीपोल होने के वजह से जनवरी में जाके चार्ज दिया गया। जनवरी फरवरी 2 महीने की जद्दोजहद के नतीजे में सिंध गवर्नमेंट से 64 करोड़ रुपए लेने में कामयाब हुए और तमाम वाजबात जो है वो ज़ीरो हो गए थे। जितनी बेवाएँ थी उनकी पेमेंट हो गई थी और बाकी जो हमारी तनख्वाहें वगैरह पेंशन वगैरह चढ़ी नहीं थी वो सब क्लियर कर दी गई थी। लेकिन यहाँ जो माफिया है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। अगर ये इदारा सही हो जाएगा तो अच्छा कोई डीजी भी आ जाएगा, अच्छा कोई एमडी भी आ जाएगा और इदारा चल पड़ेगा। लेकिन जब बुरे हालात होंगे तो ना कोई डीजी आएगा गाली खाने के लिए, ना कोई एमडी आएगा। क्या ज़रूरत है इस मसले में फंसने की? तो ईमानदार आदमी तो आएगा ही नहीं, फिर तो कोई बदमाश कोई भेजा जाएगा, तो उसी हिसाब से उसकी बदमाशी ही चलेगी फिर। तो ये मसला है जिसकी वजह से ये सारे हालात ख़राब होते हैं। तो उस माफिया ने क्या किया, उसने बोला अब तो तनख्वाहें तो क्लियर। उसने वर्क चार्ज मुलाजमीन को जून के महीने में एक ही आर्डर के तहत सबको फारिग कर दिया जितने भी काम कर रहे थे।
यहाँ अगर कुछ साथी होंगे मौजूद वर्क चार्ज के तो मेरी बातों की तस्दीक करेंगे कि क्या ये सही बात है या गलत बात है। हाथ उठा के बताएं, सही है? सही है ना? अब हम सारे दूसरे काम भूल भाल के इनकी नौकरी बचाने के लिए निकल खड़े हुए। इनकी नौकरी बचाई जाए, नौकरी होगी तो तनख्वाह होगी, नहीं तो क्या होगा भाई। उसके बाद 3 महीने की जद्दोजहद हुई और आखिर इनको बहाल करने पे इंतजामिया मजबूर हो गई। इनको बहाल भी किया गया और 3-3 महीने की तनख्वाही भी अदा की गई। उस टाइम हमारी मेहरान वर्कर्स यूनियन, मजदूर यूनियन ने कुछ साथियों को कहा कि कोर्ट चलो, कोर्ट जाकर ये मसला हल होगा। कुछ साथी उनके साथ चले गए। वो मसला अब हल हुआ है, आपने सुना होगा, देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाके सारे कोर्टों से फैसले लेबर के हक में होते होते सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। क्योंकि इंतजामिया को तो पैसे देने ही नहीं है, उन्होंने तो साइन करने हैं, खाली पैसे तो लेबर ने देना है। वो चंदे कर करके लड़ मर के सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। और फैसला क्या आया है? 87 दिन के लिए इनको वर्क चार्ज में रख लिया जाए। जबकि मैंने तो उसी टाइम फैसला करवा दिया था कि कोर्ट वोट छोड़ो, इधर आके नौकरी पकड़ो और यहाँ की सीनियरिटी लिस्ट पे ही आपको पक्का करवाया जाएगा। अब उसमें से भी कुछ लोग ये कहते हैं कि ड्यूटी तो नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो गया है, लिहाजा इसको तनख्वाह चालू कर दो। तो इंतजामिया तो पहले ही सख्ती पे आई भी है। उन्होंने बोला तो फिर हम हाजिरी भी नहीं देंगे, वापस चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। तो बोसों ने ज्वाइनिंग भी नहीं दी है। ये हैं हालात। और अब जैसा कि आप जानते हो कि 2017 में जब एंड पे पहुंचे मामला, तो सिंध हुकूमत को मजबूर कर दिया गया कि जो हमारे सरकारी इदारे हैं वो क्योंकि हमें बिल अदा करते नहीं हैं, लिहाजा सेक्रेटरी बल्दियात उनके बिल उनको देने के बजाय बराह रास्त एमडी वासा को दिया करें और उससे तनख्वाह, पेंशन, ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन सिर्फ ये अदा की जाए। वज़ीर आला साहब के हुक्म पर ये फैसला हो गया कि ठीक है, 18-19 के बजट में ये पैसे डाल दिए जाएंगे और एट सोर्स दे दिए जाएंगे और लेबर का मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल हो जाएगा। लेकिन वो माफिया इतना ज़्यादा पसंदीदा है कि लेबर भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। फिर 18 में यूनियन हार गई तो फैसले पे अमल कहाँ से कराती, यूनियन दूसरी आ गई। सिंध गवर्नमेंट भी पीछे हट गई कि ऐसे लोगों को देने की ज़रूरत क्या है, तो उन्होंने डाले ही नहीं बजट में। हम फिर रोड पर, फिर मुजाहरे, फिर जो हमारे साथी करीबी हैं, हम दर्द हैं कि हमारी बात को मानते हो, फिर रोड पर। 19 में आकर कमिश्नर हैदराबाद की बाकायदा ड्यूटी लगाई गई। इस मसले को मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए आप जो है सब जगह के कनेक्शन चेक करें और रिपोर्ट दें। कमिश्नर हैदराबाद ने हर थाना, हर अस्पताल, हर डिस्पेंसरी सारों को बाकायदा खुद चेक करवाया और उनसे सर्टिफिकेट भी लिए और बुक बनाकर उसकी शक्ल में वज़ीर आला सिंध को रवाना भी कर दी। उसके नतीजे में फिर उन्होंने अमल नहीं किया। लेकिन जब दोबारा एम्प्लॉयज़ यूनियन को बड़े से सर इक़्तिदार लाया गया तो 23-24 के बजट में वो 96 करोड़ रुपए डालने पे सिंध गवर्नमेंट को फिर मजबूर कर दिया गया और वो 96 करोड़ रुपए बाकायदा बजट में मौजूद है। आपकी तनख्वाह, पेंशन, ग्रेजुएटी उसकी मद में, और उसमें से कोई भी 1 रुपया किसी भी मद में खर्च नहीं किया जा सकता। 23-24 में वो पैसे आए भी और मिले भी, ठीक है ना। लेकिन 23 के जून को फिर लेबर ने एक फैसला दिया कि यूनियन को दफन कर दिया। बड़े खुशी से बता रहे थे एम्प्लॉयज़ यूनियन को हमने दफन कर दिया। चलो जी, दफन कर दिया तो हम सो ही जाते हैं जाके। हमने भी घर का रास्ता लिया, हमने बोला अभी दफन नहीं रहता, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो।
उसके नतीजे में 24-25 का जो बजट है उसमें भी 96 करोड़ तो डले हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं है। एक क्वार्टर यानी 3-3 महीने के पैसे देती है सिंध गवर्नमेंट। 25 करोड़ 95 लाख आर्डर भी आया हुआ है, अगर आप चाहोगे मैं भी दिखा दूंगा, लेकिन वो पैसे कहती है उन इदारों से ले लो, अब जाके तुम्हें नहीं देंगे, इसलिए कि आपकी यूनियन में एहलियत ही नहीं है लेने की, तो फिर कैसे होगा। तो ये तमाम तर हालात वाक़यात हैं। तनख्वाह का अगर हम सब मुनज़्ज़म होकर मुत्तहद होकर पुरअमन जदोजहद करेंगे तो इंतज़ामिया हमारी तनख्वाह तो किसी सूरत में रोकने की मजाज ही नहीं है। ये हमारा बुनियादी हक है। आप लोगों में कुछ पुराने साथी होंगे, उन्होंने शायद सुना या नहीं सुना, लेकिन KTN पर उस टाइम जाम खान छोरो साहब मिनिस्टर थे। KTN ने स्टूडियो में बुला के बाकायदा बराह रास्त मुज़ाकरा कराया TV पर। एक मरहले पर आकर जाम साहब ने कहा कि अगर आपने हड़ताल की या कुछ किया या टोकन स्ट्राइक भी की या मुजाहरा किया तो आपको सबको जेल में डाल दिया जाएगा। उस टाइम हम 3 जगह पे पंप बंद कर रहे थे 1-1 घंटे के लिए, 9 नंबर कासाबाद शहर। तो मैंने उसी टाइम बराह रास्त उन्हें कहा कि आपको तकलीफ होगी इसलिए कि उधर डिप्टी कमिश्नर जो है वो मुख्तलिफ असिस्टेंट्स को बोलेगा, तो आप मुझे हुक्म करो कौन सी जेल में बंद करेंगे, नारा में या सेंट्रल जेल में? 2 ही जेल हैं यहाँ तो। कहने का क्या मतलब? मैंने बोला मैं खुद अपने सबको लेके चला जाऊँगा जेल में, रोटी तो मिलेगी, इधर तो मिलती नहीं है, इसलिए कि तनख्वाह ही नहीं देते हो। तो साफी ने जब ये बात साफी ने पूछी कि भाई ये तो जेल चले जाएंगे तो बोल रहे हैं, तो फिर ये सिस्टम कौन चलाएगा? तब ये तो जेल में होगा तो फिर सिस्टम चलाने के लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना, पंप चलाए, सिस्टम चलाए। उस पर वो बुखला के कहते हैं कि ये तो कमिश्नर हैदराबाद बताएंगे, इसलिए कि DG का चार्ज भी कमिश्नर हैदराबाद के पास था, शाहिद परवेज काजी साहब। उनसे पूछा साहबी ने, आप बताएं जी ये सिस्टम कैसे चलेगा? उसने बोले मिनिस्टर साहब ही बताएंगे। भाई मुझे क्या पता कैसे चलेगा, उनसे पूछो। इसका हाल तो यही है, पैसे दो इनके जो हैं और इनका मसला हल कर दो। शुरू से हमारी यूनियन के खिलाफ ये साजिश की जाती है कि इन्होंने सब्सिडी बंद करा दी थी। सब्सिडी है क्या, किसी को पता ही नहीं है। सब्सिडी होती है जब एक बच्चा पैदा होता है तो फिर वो जब तक 18 साल की उम्र तक नहीं जाता तो उस पर जो तालीम का खर्च, दूध का खर्च या उसके पैम्पर्स का खर्च, जितने भी अखराजात होते हैं वो माँ बाप करते हैं, उसको बोलते हैं सब्सिडी। जब वो 18 साल 20 साल का होकर तालीम हासिल करके फिर बोलते हैं निकल अब कमा खा ऐश कर। ऐसा ही है कुछ और है। ऐसे ही इदारों का होता है, जब नया कोई इदारा बनाया जाता है उसको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए उसको मदद दी जाती है, तो उससे वो इदारा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। जब वो खड़ा हो जाता है तो बंद कर दी जाती है, बोला खुद कमाओ खुद खाओ। तो आपकी यूनियन वाहिद यूनियन है जिसने आने के बाद ये कहा कि सिंध हुकूमत हमारी कर्जदार है, सिंध हुकूमत हमारी 13 अरब रुपए की कर्जदार है। तो 13 अरब रुपए हमारे दो। और उस सिलसिले में कराची में जाके जब मुजाहरा किया तो सिंध हुकूमत ने अपना डिप्टी सेक्रेटरी जमालुद्दीन जलालानी को भेजा गया लेबर के सामने, और लेबर के सामने आके उसने तकरीर करके ऐलान किया कि 13 तो नहीं 9 अरब रुपए 12 अरब मानते हैं, 9 अरब हम देनदार हैं। अब अगर ये यूनियन दोबारा उस टाइम ही बरसरे इक़्तिदार एक और 2 साल के लिए आ जाती और 9 अरब रुपए फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए जाते और 96 करोड़ रुपए हर साल बजट में आके आपको मिलना शुरू हो जाते, तो 8 करोड़ बनते हैं 96 करोड़ के जो ऑलरेडी बजट में मौजूद है। 8 करोड़ महीना, ठीक है। और 9 अरब रुपए से कितना प्रॉफिट होता है एक महीने का? 9 करोड़ रुपए महीना। 9 और 8 कितने हो गए?
17 करोड़ रुपए महीना, तो तनख्वाह आपकी कितनी है? 10.5 करोड़। तो इदारा बचत में था या नुकसान में था? लेकिन लेबर बोलती है ऐसी यूनियन नहीं चाहिए। और जो रिकवरी इधर से शहर से करते हैं उससे इदारे को चलाते हैं, शहर को चलाते हैं। कर सकता है ना। लेकिन इधर ही फिर लीडर ऐसे पैदा कर दिया कि जो बोलते 60 करोड़ रुपए महीने की रिकवरी है। लेबर हमारी तालियां बजा रही है, भाई 60 करोड़ की रिकवरी है तो 10.5 करोड़ तनख्वाह क्यों नहीं दिलवा रहा हर महीने? कोई नहीं बुला के पूछता। लेबर का हक बनता है ना पूछना, कि उसको भी मैं पूछूंगा या उससे सबूत ले आओ, मैं आपको तनख्वाह हर महीने दिलवाऊंगा। खालिद नून साहब ने यहाँ बैठ के ऐलान कर दिया 1.5 अरब रुपए लतीफाबाद से हमने रिकवरी की है। मैंने जाके बोला सबूत दो, कह रहा नहीं आपको नहीं दूंगा, इस्लाम अब्बासी को दूंगा। अबे मैं तनख्वाह दिला रहा हूँ, मेरे को दे, मैं देखता हूँ कैसे नहीं देता एमडी है। तो ये फराडी लोग जो है ना, उन्होंने सारे इदारे को माफियाज के साथ मिलकर तबाह किया, और लेबर भी हमारी उनका साथ देती है। अभी मिसाल के तौर पे पहले जो लोग होते थे वो सोचते थे एक भी मेरा झूठ पकड़ा गया तो सारी जिंदगी के लिए मेरा करियर दांव पे लग जाएगा। लेकिन अब क्या आप बता सकते हो कि कितने झूठ के बाद झूठा समझा जाएगा? 100, 200, 500, 1000, 1 लाख, कितने झूठ के बाद झूठ समझोगे? लेबर आज भी बोल रही होती उसने ऐसे बोल दिया, ऐसे होने वाला है। भाई तो झूठे कब मानोगे? या तो आप बोलो ये जो बोल रहे हैं सब झूठ है, हम तो सच के साथ हैं, सच के साथ खड़े हो जाओ, फिर अल्लाह भी मेहरबान होगा और सारा कुछ रास्ता खुल जाएगा। उस मालिक के बगैर कुछ भी नहीं होता। और वो कहता है जो कौम अपनी हालत खुद बदलना नहीं चाहती, मैं उसकी हालत नहीं बदलता हूँ। उसके लिए फिर मैं करूँ कोशिश या कोई और करे, वो नहीं बदलेगा। अगर हम एक आवाज पे मुनज़्ज़म होंगे, मुत्तहद होंगे, तो सब कुछ बदलेगा। 1 घंटे की टोकन स्ट्राइक करो तो बोलते हैं 1 घंटे से क्या होता है, 24 घंटे क्यों नहीं बंद करते? ऐसा ही है, कुछ और है? और वो 24 घंटे बंद करके भी कुछ नहीं हासिल कर पाते। आप क्यों 1 घंटे की हड़ताल ने सब कुछ दिया आपको या नहीं दिया? तो हमें मुनज़्ज़म ऐसे होना है कि जिसको भी आप लीडर बनाओ, आप ये ऐलान करो कि जो हमारा लीडर बोलेगा वही सच है, हम कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं जानते। वो बोलेगा 5 मिनट तो 5 मिनट ही सही है, 10 मिनट तो 10 मिनट सही है, ये सब कुछ उसको पता है, हम नहीं जानते। वो तो हमको जो हुक्म देगा हम वो करेंगे। फिर इंसानियत को भी होश आएगा, सारी कुव्वतों को भी होश आ जाएगा और आपका मसला भी हल हो जाएगा। तो ये तमाम तर हालात, वाक़यात हैं, बातें तो बहुत सारी हैं। अभी एक हमारा तो 40-50 साल के मामला हैं, कौन कौन सी आपको बताऊं। ताज़ी थी जो मैंने बताई। इसी वजह से हमारे सदर बहराम भाई ने भी बोला कि यार तू अल्लाह से लड़ेगा क्या, लोग ही नहीं चाह रहे तो तू इनके लिए कोशिशों में लगा पड़ा, छोड़, तेरे से भी नाराज़ हो गया तो तेरा भी हशर नशर हो जाएगा। तो मैंने भी यही फैसला लिया, घर में रहना ज़्यादा सही है। तो अब ये मसला आया है, अगर मुनज़्ज़म होगे तो कुछ हासिल कर सकोगे, नहीं तो भाई अल्लाह ही हाफिज़ है। मेरा जो कोशिश होगी मैं करूँगा। अभी तो यूनियन रजिस्टर्ड नहीं हुई, लेकिन अब भी जो मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले भी मौला बख्श चांडियो साहब से मैंने मुलाकात की, उनको याद दहानी कराई कि नासिर हुसैन शाह के पास आप हमें लेकर चले, 2 दफ़ा खुद चले, वहाँ ये फैसले हुए कि एट सोर्स पैसे मिलेंगे। अब वो एट सोर्स देने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा मेहरबानी करें आप दोबारा चलें। अब सईद गनी साहब हैं, उनको चल के बताएं। तो उन्होंने बोला हाजिर बेटा बिल्कुल सही है, मैं चलूँगा आपके साथ। फिर उन्होंने बोला मेरी पोजीशन अच्छी नहीं है अभी, मेरे बेटे की मैं ड्यूटी लगाता हूँ, वो टाइम लेगा और आपको लेकर जाएगा और आप उसके सामने सारी बात रखना। तो बेटे को हिदायत दी कि आप मुझे आकर ब्रीफ करोगे कि उसने क्या किया या नहीं किया, या क्या बोलता है वो, नहीं तो उस लिहाज से फिर मैं आगे देखूँगा। तो वो जो हमसे हो सकता है वो तो हम कर रहे हैं।
ठीक है ना। लेकिन हमारे लेबर को मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, जो टाइम दिया जाए टाइम की पाबंदी करनी पड़ेगी, तो फिर मसला आपका 10 मिनट में भी हल हो जाएगा। आपका इदारा बहुत हसास इदारा है, लेकिन आप इस चीज़ को जब महसूस कर लोगे जब होगा। कैसे? अगर मैं ऐलान करूं कि 12:10 पर तमाम पंप बंद हो जाएंगे, चाहे वो सीवरेज का हो चाहे वो वाटर सप्लाई का हो, ठीक है, और ठीक 10 मिनट बाद दोबारा चले जाएंगे, तो 10 मिनट में कुछ होगा तो नहीं? आफत आएगी क्या? नहीं आएगी ना। लेकिन गवर्नमेंट को पता लगेगा अब ये मुनज़्ज़म हो गए हैं, 10 मिनट आधा घंटा भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकते हैं, और 24 घंटे भी हो सकते हैं, तो वो आपका मसला हल कर देगी। तो मुनज़्ज़म और मुत्तहद हो गए तो मसला हल होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आज से ये आज का इजलास बुलाने का मकसद ये था कि अगर आप लोग सब चाहते हो तो नई यूनियन रजिस्ट्रेशन कराई जाए। अपना फ़र्ज समझते हुए जो साथी यहाँ मौजूद नहीं है उनको भी आगाही दी जाए, उनको भी मुनज़्ज़म किया जाए अपने ग्रुप के साथ। और जैसे ही आपके ये मसले हल हो जाते हैं फिर मुझे हमेशा के लिए यहाँ से इजाज़त भी दे देना। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके कि आपके मसले हल हो जाए, ठीक है ना। ऐसे ही पेंशनर साथी जो यहाँ मौजूद हैं उनके हवाले से भी हम कोर्ट केस करने जा रहे हैं। पेंशनर कितने, अगर हाथ उठाना, ये देखें, ये है एम्प्लॉयज़ यूनियन जिसमें पेंशनर भी मौजूद होते हैं, इसलिए कि वो पुराने अपने तजर्बे के लिहाज से बेहतर जानते हैं। तो वो भी कोर्ट केस करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और इंसामिया से वो रकम भी लेंगे जो 9 अरब की ऐलान किया था। वो 9 अरब नहीं है अब, लेकिन 6 अरब रुपये अभी भी हैं, तो वो इंशाअल्लाह हम लेंगे पेंशनर्स के लिए, और वो उस अकाउंट में डलवा कर उससे प्रॉफिट के साथ तमाम की पेंशन और ग्रेजुएटी और जो आइंदा भी रिटायर्ड होंगे तो सबका जो है वो मसला हल होता रहेगा। अब रहा वर्क चार्ज का मसला। वर्क चार्ज का आप जानते हो, जहाँ अगर 15,000 देने के लिए ना हो तो कोई 33,000 या 35,000 रेगुलर करके तनख्वाह दे सकता है। तो हमने हमेशा माली तौर पे इदारे को मुस्तकम करने की कोशिश की, लेकिन सबने उठाकर बाहर फेंक दिया। तो माली तौर पे अब इदारा मुस्तकम हो सकता है अगर इन चीज़ों पे अमल दरामद कर लिया जाए तो फिर वर्क चार्ज भी पक्के हो सकेंगे सीनियरिटी की बुनियाद पर। ये बिल्कुल आप कान खोल के सुन लो, तो सीनियर साथी होंगे वहाँ से पक्के होंगे, नीचे से नहीं होंगे या आड़े टेढ़े नहीं होंगे। वो तो MKM के दौर में वसीम अख्तर साहब कर गए, जो नहीं भी था उसको भी कर गए। ऐसा हम नहीं करते, ना हमारी यूनियन करते, ठीक है ना। तो अब मैं इसके साथ ही अपनी तकरीर तो ख़त्म कर रहा हूँ। अगर किसी साथी ने किसी भी किस्म का कोई सवाल करना है तो मैं हाजिर हूँ, कोशिश करूँगा जवाब दूँ। कर सकता है कोई भी किसी भी साइड का। ठीक है, कोई सवाल नहीं है। अब ये हमारे साथियों के इजलास में जो अहदेदारों का तय हुआ है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आप गौर से नाम सुने। अगर इस हवाले से भी अगर किसी को किसी भी नाम पर कोई एतराज़ हो या आप समझते हो कि सही नहीं है तो फिर आप बोल सकते हैं, ठीक है। एजाज हुसैन चेयरमैन, अली मोहम्मद ये फिल्टर प्लांट से सीनियर वाइस चेयरमैन, सैयद हमीदुद्दीन वाइस चेयरमैन, नहीं सैयद हमीर हुसैन वाइस चेयरमैन, अतर खान सदर, आरिफ मसीह सीनियर नायब सदर, मराजुद्दीन नायब सदर 1, हिदायतुल्लाह नायब सदर 2, अब्दुल कयूम मेरा नाम इन्होंने तजवीज़ किया है जनरल सेक्रेटरी के लिए, अब्दुल हमीद पठान के नाम से ये ज़्यादा मशहूर है तो पठान भी बोल देता हूँ। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद याहिया जूनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी, शबीर अहमद पब्लिसिटी सेक्रेटरी, बशीर प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी, अब्दुल कयूम कुरैशी खाजिन,
ये नाम है जो इन्होंने सुने और इसके साथ मजलिस से हमला किया अरकान भी होंगे। अगर यूनियन रजिस्टर कराने जाएंगे तो इन तमाम के नामों की डायरेक्टर लेबर के पास मंजूरी ली जाएगी। तो अगर किसी को किसी भी साथी पर कोई एतराज़ हो, कोई बात हो तो कर सकता है। ठीक है, किसी को कोई एतराज़ तो नहीं है। सब नामों की आप भरपूर उसके साथ तायद करते हैं। इनको इन ओहदों पर मुकर्रर कर दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। चलो जी, हाथ उठा के सब टाइट कर दें, बना लो फोटो भाई। ये लो, बस एक भी नीचे नहीं, हाथ सब उठाए। ठीक है, ठीक है। ओहदेदार खड़े होके भाई अपने सामने दिखाएं। आप भी आए, मस्जिद सामने भी आ जाए। आ जाओ राशिद। जो मौजूद है वो खड़े हो जाए। ठीक है, ये हट जाए फिर उठवा देते हैं। आपने बनाना है ना, तो ये हट जाए पहले, फिर आपके लिए भी हाथ उठवा देते हैं। चलो भाई, सबके लिए भी हाथ है। ठीक है जी, ठीक है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम यूनियन को रजिस्टर कराने की जद्दोजहद का आगाज़ करते हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इसको रजिस्टर करवाएंगे। आखिर के अंदर मैं सरफरस्त आला हमारे पुराने साथी बहराम खान चांद को गुजारिश करूँगा कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहराम खान चांद। नहमदुनसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तमाम मजदूर साथियों अस्सलाम वालेकुम। मजदूर साथियों, जैसा कि आपको इस वक्त इस टाइम पे तकलीफ़ दी, आपको बुलाया गया है, ये कुछ हमारी भी मजबूरी थी और आपकी भी। आपकी ये है कि आप हर चीज़ पे, हर जो चीज़ सहूलतें हमें थी HDA में, तनख्वाहों की मद में, पेंशन की मद में, वर्क चार्ज का खास करके पक्का रेगुलर करने में, जो भी मसले मसाइल हैं आज के ये 2015-16 महीने में जो हो गए हैं, ये इससे पहले कभी नहीं हुए थे। तो ये मद्देनज़र रखते हुए मैं खुद अपनी ज़ात के लिए इस चीज़ से कई भट्टियों बेकार में हट जाओ यूनियन से। क्यों हट जाए कि हम मेरी अपनी सर्विस 42 साल मैंने सर्विस की है, जिसमें तकरीबन 30 साल हमने CBI रहा यूनियन में। तो 30 साल CBI रहना और अपनी खिदमत लोगों के सामने पेश करना, जदोजहद करना, उसके लिए जो भी सीनियर आदमी यहाँ बैठे हुए होंगे उनको पता होगा कि एम्प्लॉयज यूनियन ने अपने साथियों के साथ, लेबर के साथ किस तरीके से चला। लेकिन जब भी अच्छी अच्छी सहूलतें देने के बावजूद, तनख्वाहें वक्त पे देने के बावजूद, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो एम्प्लॉयज को हटा दिया जाता है, चोरों को लेके आ जाया जाता है और उसका खुमारा हम एम्प्लॉयज यूनियन पूरे के पूरे भुगती है। चाहे वो 2 साल रहे, 4 साल रहे, 3 साल रहे, इलेक्शन नहीं कराती, फिर हालात बिगड़ जाते हैं, फिर एम्प्लॉय जाती है, फिर उसको संभालती है। संभालते संभालते उसको 2 साल पूरे हो जाते हैं और हर चीज़ दिला देती है। आपको याद होगा कि एक वो भी था, भट्टी ने बता दिया कि कोई लेबर का 1 रुपया भी किसी के ऊपर ड्यूज नहीं था, नहीं लेबर का, ना पेंशन का, ना बेवाओं का। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे बेवाएँ थी, ऐसे ऐसे थी जिनको हम चेक दे रहे थे, वो रोज तो यकीन नहीं आ रहा था कि हमारे भी पैसे हैं। बोनस भी दिलवाया था, हर चीज़। वो कौन सी चीज़ थी
जो हमने नहीं दिलाई, फिर रिजल्ट क्या हुआ? 0। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम लोग आपसे फोटो कापियों के पैसे लेते हैं? जब कोई काम करे तो उसके पैसे लेते हैं? सिर्फ वोट लेते हैं। उसका सिला हमने 24 घंटे देते हैं आपको, रात दिन काम करते हैं। लेकिन लेबर सिला ये देती है कि वो टाइम आता है, ख्वाब देखती कि ये हमारे देख ये काम दिया, जबकि आपके नुमाइंदे हर चीज़ आपके सहूलत दे रहे हैं, फिर तुम्हें इंतखाब दूसरे करने की क्या जरूरत है? अगर करते हो तो अल्लाह की सजा आपको है, हमारे को नहीं है। हम वही खुश हैं अल्लाह के फजल से। जो वो अपनी कदर नहीं करता, मौसमों को नहीं मानता, उनको अल्लाह ताला सबक सिखाता है। उसके लिए फिर जो गीली लकड़ी सूखी होती है ना, उससे गीली भी जल जाती है। इसलिए जो काम करते हैं ना, उसके साथ पेंशन वाले भी चले जाएंगे, उनको भी नहीं मिल रही है। क्यों? कि उनका हक नहीं मिलता। जब इलेक्शन होती है तो आदमी खुद सोचे कि हमारी नुमाइंदगी कौन करने वाला है, हमें फ़ायदे कौन दिलाता है। हम ऐसे ऐसे आदमी को देते हैं जिनको खुद को सहन नहीं करने आते, वो जनरल सेक्रेटरी सदर बन जाते हैं। और वो क्या करते हैं? आज से मैं हल्फिया कहता हूँ आपको, जो भी यूनियन आती है अपने मुफाद के लिए आती है, सिर्फ अपने बच्चों को तनख्वाह दिलाने के लिए आती है और अपने आदमी रखवाने के लिए आती है, अपने प्रमोशन करवाने के लिए आती है। आज मैं आपको करता हूँ 30 साल 40 साल जो हमारी यूनियन रही है, मैं खुद उसमें रहा हूँ। आज एक आदमी भी सीनियर बता दे कि हमने अपना प्रमोशन करवाया हो, या किसी को ड्यूटी पे लगाया हो, या कईयों का जिंदा मिसाल ले लो, या एजाज का देख ले लो, तो ये सारे आप हम खिदमत करते हैं। हमें अल्लाह का खौफ होता है। हम जब अल्लाह ने हमें पैदा किया किसको काम करने के लिए, तो किसका काम आएंगे तो उसका अजर हमें अल्लाह देगा। हमें अल्लाह के साथ मेरा आवाज़ है सही है। तो अल्लाह के फजल से मेरे भाइयों, हर चीज़ जो कदम उठाते हो उसको सोच समझ के उठाना चाहिए। आप ये चाहते हो कि ये बात आए, हमने अभी इस इलेक्शन में जानबूझ के इलेक्शन नहीं लड़ा। हकीकत तो ये है कि हमने सिर्फ ऐलान कर दिया कि इलेक्शन लड़ेंगे, आदमियों को कह दिया आपकी मर्जी है। क्यों? कि किसी ज़माने में हमारे सामने यूसुफ साहब थे, फूल साहब, और हर साल वो हारता था जब इलेक्शन होते थे। तो हम लोगों को बड़ा सोच, इतनी मुरादें मिलने के बावजूद उनको फिर यूसुफ साहब का फूल याद आ गया। जब फूल याद आ गया तो हमने खुद कहा कि उसको आना चाहिए, लेबर को पता होना चाहिए। जब वो आ गया आपने सबने देख लिया, वो हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन काम करने की हर आदमी में एहलियत नहीं होती, हर आदमी में अपना वो ज़मीर नहीं होता जो अपने हक दबा के दूसरों को हक दे। ये सिर्फ एम्प्लॉय यूनियन है जो अपने हक दबाती है, दूसरे हक देती है। तो इसी सिलसिले में अभी जो इलेक्शन हुई है, इसमें भी हमने लोगों का रुझान देखा, इंसाफ इंसाफ इंसाफ। अब जो इंसाफ है तो हमने भी सोचा इसको भी चांस दे दो, कम से कम लेबर को ये पता तो पड़े। हर यूनियन को देखते आते हैं तो इनको भी देख लें। अब आपने सामने रिजल्ट है, अब सारे यूनियनों को भी देख लिया और 40-45 साल से एम्प्लॉयज को भी देख रहे हो। यही यूनियन आज तक काम करती हुई आ रही है। आज जो पीछे है तो आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना है, देखो आपकी नुमाइंदगी करने का हक किसको है, लेबर का जज्बा रखने वाली कौन सी यूनियन है, और वो लेबर को कौन बाहर निकाल सकता है इस मरले में। हर आदमी मिनिस्टर से बात नहीं कर सकता। ये जो कहते हैं ना हम ये करके आ रहे, नहीं, ये आपको बता दे अंदर से जूते पकड़ते हैं उनके, आए हमारे सामने ऐसे बात करें तो ऐसा है भी या नहीं है। ये एमडी तक बात नहीं करते अंदर जाके, सिर्फ बाहर लोगों को दिखाते हैं। तो ये उनका भी आपको आईना आपके सामने है। अब आपको फैसला करना है ज़मीर के मुताबिक किसके साथ रहना। अगर रहना है तो उस अंदाज से रो जैसे आपको नुमाइंदे कहें, अपनी नहीं चलाओ। ये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैयत ले रहा था साहबों से, तो उनको यही बैयत में कहा था आपको जो अमीर कहे
दिल माने या ना माने, आपको अमीर की इताअत करनी है। तो क्यों कि अमीर को पता है मुझे किस तरीके से निकलना है, उसको नहीं पता तो मेरे किस तरीके से निकलूंगा। तो आपका लीडर, जो आपका नुमाइंदा, उसको पता होता है कि मैं अभी पीछे हट रहा हूं तो क्या वजह है और ये मैं हासिल करूंगा किस तरीके से करूंगा। तो ये सारे मद्देनजर रख के उसको फैसले करने पड़ते हैं, लेबर को नहीं करने पड़ते। लेबर तो जज्बात में होती है, भला आ जाए इसे मिल जाए, ऐसा नहीं होता। अभी भी अगर हम इख्तियार में आ जाते हैं, यूनियन आ जाती है, क्या आप समझते हैं ये आसान है? उसके लिए जदोजहद करनी पड़ेगी भाई। उसके लिए सिर्फ लीडरों का नहीं है, हर आदमी की तनख्वाह नहीं मेरी, हर आदमी को पेंशन न मेरी, हर आदमी को सहूलत नहीं है। अपने हक के लिए उठो। अभी भी यूनियन भले ना हो, लेकिन हक के लिए सारे एक हो जाओ। खुदा की कसम सारे मसले हो सकते हैं, लेकिन कोई करता नहीं। ये कहते हैं कि हम किसके पीछे लगे, कोई आगे हो जाए। अरे भाई आप आगे हो जाए, लीडर खुद आगे आ जाएंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, अभी जो नई पॉलिसी आई है वासा की, HDA तो खत्म हो गया, अभी कारपोरेशन में आया, इसमें यूनियन नहीं है, इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने, नए सिरे से यूनियन बनेगी। अब वो जो बनेगी उसको पार होगा, वो बात करेंगे। तो इस सिलसिले में हमारे साथियों ने जदोजहद करके यूनियन के, उनको भी डिमांड हुई है लोगों की, साथियों की, और खास कर ये हमारा पता नहीं, इसको ख्वाब में भी बेवाएं वो नजर आती है, तो बोला इनका भी हक है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ सीनियर आदमी रिटायर भी हो गए हैं और कुछ रह गए हैं, वो 24-25-26 में हो जाएंगे, तो उनके भी मुस्तकिल हल करना है। वो ऐसे 10-10 महीने की तनख्वाहों पे गुजारा नहीं होगा। उनको ट्रेजरी में लाना, उनको आगे बढ़ना, उसके लिए हमें पावर की जरूरत है। पावर हमारे आप को, अगर आप लोग हमारा साथ दोगे तो हम आपका इंशाअल्लाह 2 कदम आपसे आगे होंगे। अगर आप साथ नहीं देते तो जैसे भुगत रही है, अल्लाह इसको और अच्छा कर दे, बुरा नहीं करे, हमारे लिए अच्छा ही करे, हम दुआ ही करेंगे। तो इसलिए आपकी ये यूनियन रजिस्टर हो जाएगी, ऐलान कोई बटन ने कर दिया, जैसे ही वो रजिस्टर होगी वो अपने मिशन में शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आपका सबका शुक्रिया, आपको तकलीफ दी, आप आए, आप सबका बहुत दो बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ कहना है क्या आपको? अभी सरपरस्त आला हमारे साहब सदर साहब ने आपसे खिताब किया। एक आप लोगों ने लेबर ने सुना होगा कि कमिश्नर हैदराबाद ने दफ़ा 144 लगाई हुई है कि किसी भी पंप पर 4 लोग जमा नहीं होंगे। ऐसा ही है या नहीं है? हैं? तो यहाँ 4 है या 4 से ज़्यादा है? 4 से ज़्यादा है। तो आया कोई? हैं? आया कोई बात करने आपसे? तो फिर यूनियन का फर्क है, इसको ही समझ लो। जब एम्प्लॉयज यूनियन की रैली निकलती है तो पुलिस उसके आगे पीछे हिफाजत करती है। तो डरो मत, मुनज़्ज़म हो जाओ खाली। ये मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ, हम पहले ही कानूनी तकाजे पूरे करके आपको आवाज़ देते हैं, तो डरने डराने की जरूरत नहीं है। उनको पहले ही आगाही देते हैं कि आप हमारा मसला हल करो। हम कोई जलसा नहीं करते, कोई एहतजाज नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। नहीं होता तो फिर हम करेंगे, मजबूरी है। तो ये सारे तरीके से होता है काम। तो इंशाअल्लाह ताला अभी तिलावत कुरान दुआ के बाद फिर आप सब लोगों को इजाज़त है, आप जा सकते हैं। दुआ जो है दुआ करा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल सद्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान
या मालिक मौला, ये जितने भी हमारे मजदूर भाई यहाँ पर जमा हुए हैं, जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं, और हम एम्प्लॉइज यूनियन में जिस लिए जमा करेंगे, पाक परवरदिगार हमें उसमें कामयाबी कामरानी अता फरमा। या अल्लाह हमें इस्तकामत अता फरमा। या अल्लाह हमें सही राह पे चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें अपने वसवसों से महफूज फरमा, शैतान के सर से महफूज फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसू मजबूर की। या रब मोहम्मद हमारी तकदीर जगा दे, सहराए मदीना हमें आँखों से दिखा दे। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसू मजबूर की। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमाइन व रहमतिका या अरहमर राहिमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद।